एपिसोड 757। चौधरी हाकिम अली हाकिम इस्लामाबाद में था। अपने ड्राइंग रूम में चंद अहम अफराद के साथ बैठा बातें कर रहा था। बात बात पर कहके लगा रहा था। उन अहम अफराद में एक बैनुल अक़वामी तिजारती मरकज़ का ख़ास नुमाइंदा था। सेक्रेटरी ने कहा, मिस्टर हाकिम, हम बैनुल अक़वामी ताजिरों की बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारी सनतों से दुनिया के तमाम मुल्कों को इस्तेकाम हासिल होता है। हम जब अपनी बात मनवाने पर आते हैं तो बड़े बड़े मुल्कों के हुक्मरान मजबूर होकर हमारे मुतलबात तस्लीम करते हैं। हाकिम अली ने हंसते हुए कहा, बेशक फराद को अपनी नेक नामी बरकरार रखने के लिए हमारी अदावत से बास आना होगा। जॉन स्मिथ के सेक्रेटरी ने कहा, नहीं, फ्रांस में फराद की पूरी फैमिली रहती है। वहाँ के ताजरों के सरों पर टेलीपैथी की 6 तलवारें लटकी रहती हैं। वो बेचारे मजबूर हैं। वैसे अभी हमारे बॉस जॉन स्मिथ आपसे ज़रूरी बातें करने वाले हैं। मैंने चौधरी की खोपड़ी में रहकर कहा, खैरियत नहीं है, हमारी लेबोरेटरी के तहखाने में आग लग गई है। चौधरी हाकिम अली ने कहा, 12:10 हो चुके हैं, फ़ोन आता ही होगा। फिर चौधरी ने चौंक कर फ़ोन को देखा और कहा, वाह, मिस्टर स्मिथ का नाम लेते ही फ़ोन की घंटी बजने लगी। चौधरी के सामने बैठे हुए तीनों अफराद ने हैरानी से फ़ोन को देखा, फिर चौधरी को देखा, क्योंकि फ़ोन की घंटी नहीं बज रही थी। मैं घंटी उसके दिमाग में बजा रहा था। सेक्रेटरी ने कहा, मिस्टर हाकिम, फ़ोन तो खामोश है। चौधरी ने हंसते हुए कहा, क्या मेरे कान बज रहे हैं? ताज्जुब है, घंटी साफ सुनाई दे रही है। उसने रिसीवर उठाकर कान से लगाया और फिर कहा, हेलो, मैं चौधरी हाकिम अली हाकिम बोल रहा हूँ। मैंने उसके बेटे डॉक्टर नौमान के लहजे में कहा, मैं नौमान बोल रहा हूँ। हाँ बेटे बोलो, सब खैरियत है ना? उसके सामने बैठे हुए अफराद की समझ में नहीं आ रहा था कि फ़ोन की घंटी बजी नहीं, कहीं से कॉल नहीं आई, फिर बेटे से रब्ता कैसे हो गया। मैंने चौधरी की खोपड़ी में रहकर कहा, खैरियत नहीं है, हमारी लेबोरेटरी के तहखाने में आग लग गई है, 25 लाख रुपए का माल जल गया है। वो एक झटके से उठकर खड़ा हो गया। नौमान, ये क्या कह रहे हो? मुझे यकीन नहीं आ रहा है। आप फौरन यहाँ आए, यकीन आ जाएगा। मगर मालूम तो हो कि आग कैसे लगी। फ़ोन सूफिया को दो। मेरी सोच की लहरों ने कहा, हेलो, क्या कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ सूफिया से बात कराओ। आवाज़ नहीं आ रही, ज़ोर से बोलें। वो ज़ोर से बोला। मैंने कहा, और ज़ोर से। फिर उसे और ज़ोर से बोलने पर मजबूर किया। वो चीख कर बोला। मैंने उसे और ज़्यादा चीखने को कहा। वो पूरी क़ुव्वत से चीख कर बोला। वो तीनों उसे हैरानी और परेशानी से देख रहे थे। चेयरमैन ने करीब आकर उसे रिसीवर लेकर कान से लगाया। चौधरी बार बार ज़ोर से बोलने के बाइस हाँफ रहा था। चेयरमैन ने कहा, फ़ोन पर कोई नहीं है। सेक्रेटरी ने पूछा, क्या आप किसी की आवाज़ सुन रहे थे? हाँ, मेरा बेटा बोल रहा था, मेरी लेबोरेटरी के तहखाने में आग लग गई है, 25 लाख रुपए का माल जल गया है। ओह, ये तो बहुत बड़ा नुकसान है। लेकिन आपने ये इत्तला फ़ोन पर कैसे सुनी? हम तीनों ने फ़ोन की घंटी नहीं सुनी थी। चौधरी ने कहा, क्या आप लोग मुझे पागल समझते हैं? आप लोगों ने फ़ोन की घंटी नहीं सुनी, मैंने सुन ली। मेरे बेटे ने मुझे इतने बड़े नुकसान की इत्तला दी, इसका भी आपको यकीन नहीं आ रहा? आप नाराज़ ना हों, हमारे कहने का मतलब यह है कि फ़ोन की घंटी और फ़ोन से आने वाली आवाज़ झूठ है। मुमकिन है वहाँ आग ना लगी हो, आपको कोई नुकसान ना पहुँचा हो। चौधरी ने ज़रा इत्मीनान की सांस ली, फिर दोनों हाथ दुआ के लिए उठाकर कहा, खुदा करे ये झूठ हो, आप लोगों की बातों से हौसला मिल रहा है। उसी वक्त फ़ोन की घंटी चीख पड़ी। चौधरी चौंक कर सीधा बैठ गया। उन तीनों को देखते हुए बोला, आप लोग घंटी की आवाज़ सुन रहे हैं ना? जी हाँ, शायद मिस्टर स्मिथ कॉल कर रहे हैं। चौधरी हाकिम अली ने रिसीवर उठाकर कहा, हेलो, चौधरी हाकिम बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से बेटे की आवाज़ सुनाई दी, हेलो डैड, बहुत बुरी खबर है। वो झुंझला कर बोला, तमीज़ ना बांधा करो, काम की बात फ़ौरन बोला करो। क्या अभी 1 मिनट पहले तुमने मुझे फ़ोन किया था? जी नहीं, हमारे दोनों फ़ोन के तार कटे हुए हैं, मैं दूसरी जगह से फ़ोन कर रहा हूँ। हमारे तहखाने में आग लग गई है। बाप ने कहा, गधे कहीं के, ये कहते हो कि पहले फ़ोन नहीं किया था, जबकि किया था, और मुझे ये बुरी खबर सुनाई थी कि हमारा 25 लाख का नुकसान हो चुका है। डैड, मैं आज सुबह से पहली बार फ़ोन कर रहा हूँ, यकीन ना हो तो सूफिया से पूछ लें। फ़ोन मेरी बेटी को दो। थोड़ी देर में सूफिया की आवाज़ आई, डैड, आपका अंदेशा दुरुस्त साबित हो रहा है, अभी फराद अली तैमूर हमसे मिलने आया था। ओह गॉड, फराद आया था तुमसे मिलने? क्या उसने खुद को तुम्हारे सामने जाहिर किया था? उसके सामने बैठे हुए तीनों अफराद चौंक कर सीधे बैठ गए। चौधरी की बातों से अंदाज़ा करने लगे कि दूसरी तरफ क्या कहा जा रहा है। सूफिया बाप को बता रही थी कि पहले वो मेडिकल अफसर बनकर आया, बाद में एक सरकारी शनाख्ती कार्ड पेश किया,
جس کے مطابق وہ ایک جاسوس ثابت ہوتا تھا۔ بیٹی نے اسے یہ بھی بتایا کہ وہ آنے والا تہخانے اور چور دروازے کا راز جانتا تھا۔ اسے چور دروازہ کھولنے کے وہ نمبر یاد تھے جسے صرف باپ بیٹی اور بیٹا جانتے ہیں۔ اس کے جاتے ہی تہخانے میں آگ لگ گئی اور ٹیلی فون کے تار کٹ گئے۔ نعمان کی دراز میں رکھا ہوا ریوالور خالی ہو گیا۔ اس نوجوان نے اپنی اصلیت تو نہیں بتائی، لیکن پیش آنے والے ان تمام ناقابل یقین واقعات سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ جوان ٹیلی پیتھی جانتا ہے۔ یقیناً فرحات تھا۔ چودھری نے کہا، تم دونوں لیبارٹری میں رہو، میں ابھی یہاں سے نکل رہا ہوں۔ اس نے ریسیور رکھ دیا۔ بیٹی سے سنی ہوئی تمام باتیں ان تینوں کو سنائیں۔ ایک نے کہا، صوفیہ بیٹی کا اندازہ درست ہے، وہ فرحات ہوگا۔ ابھی اس فون سے پہلے جو فون آپ نے سنا تھا وہ ٹیلی پیتھی کا طلسم تھا۔ ہم نے گھنٹی نہیں سنی تھی، وہ آپ کے دماغ میں گھس کر آپ کو ہمارے سامنے ایک تماشا بنا رہا تھا۔ ہاں، وہ ہمارے درمیان اپنی موجودگی ثابت کر رہا ہے۔ میں اس سے کہتا ہوں کہ وہ مجھ سے بات کرے۔ میرا قصور کیا ہے؟ مجھ سے دشمنی کیا ہے؟ وہ انتظار کرنے لگا۔ میری طرف سے جواب نہیں مل رہا تھا۔ اس نے مجھے پھر آواز دی، پھر انتظار کیا۔ ایک نے کہا، شاید وہ اس وقت موجود نہیں ہے۔ اگر یہاں نہیں ہے تو میرے بچوں کے پیچھے پڑا ہوگا۔ میں کیا کروں؟ اپنے بچوں اور اپنے مال و دولت کے ساتھ کہاں پناہ حاصل کروں؟ جان اسمتھ کے سیکریٹری نے کہا، میرا خیال ہے فرحات تمہارے بیٹے بیٹی کے پاس نہیں گیا تھا۔ تمہاری بیٹی کا بیان ہے کہ وہ آنے والا نوجوان تھا، جبکہ فرحات کو عمر رسیدہ ہونا چاہیے۔ ایک نے کہا، پلاسٹک سرجری کے ذریعے بوڑھا اپنے چہرے کی جھریاں دور کر کے جوان بن جاتا ہے۔ وہ روپ بدل کر لیبارٹری کے دفتر میں گیا ہوگا۔ دوسرے نے کہا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے کسی نوجوان کو اعلی کار بنایا ہو۔ یہی بات سمجھ میں آتی ہے۔ اس نے میرے بچوں کے پاس کسی اعلی کار کو بھیجا تھا اور خود میرے دماغ میں رہتا ہے۔ وہ اب بھی ہے، ضرور ہے، میری بے بسی اور بے چینی کا تماشا دیکھ رہا ہے۔ مسٹر حاکم، ذرا حوصلہ کرو۔ فرحات کے خلاف زبردست اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ وہ تمہارا پیچھا چھوڑنے پر مجبور ہو جائے گا۔ فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ سب کی نظریں فون پر مرکوز ہو گئیں۔ چودھری نے پوچھا، گھنٹی بج رہی ہے یا وہ میرے اندر ہے؟ چیئرمین نے ریسیور اٹھا کر پوچھا، ہیلو، کون ہے؟ پھر دوسری طرف کی بات سن کر چودھری کو ریسیور دیتے ہوئے بولا، مسٹر اسمتھ لندن سے بول رہے ہیں۔ چودھری نے ریسیور کان سے لگا کر کہا، ہیلو مسٹر اسمتھ، میں بری طرح ڈوب رہا ہوں۔ فرحات نے مجھے 25 لاکھ کا نقصان پہنچایا ہے۔ میں جان اسمتھ کے لہجے میں بولا، یہ ابتدا ہے، انتہا میں کنگال بنو گے۔ وہ پریشان ہو کر بولا، مسٹر اسمتھ، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا میں آخر کار کنگال ہو جاؤں گا اور آپ تماشا دیکھتے رہیں گے؟ دوسری طرف سے جان اسمتھ نے کہا، میں نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ میرے بزنس پارٹنر ہیں۔ آپ کا نقصان میرا بھی نقصان ہے۔ میں نے پھر اسمتھ کے لہجے میں کہا، ویسے تمہیں نقصان پہنچے گا، تمہارا کاروبار ڈوب جائے گا تو میرے ہاتھ سے صرف پاکستان کی منڈی نکلے گی۔ دنیا کے دوسرے ملکوں میں تو میرا کاروبار خوب پھل پھول رہا ہے۔ میری بات ختم ہوتے ہی وہ چونک گیا۔ لندن سے جان اسمتھ پوچھ رہا تھا، مسٹر حاکم، خاموش کیوں ہو؟ میری بات کا جواب دو۔ میں کس بات کا جواب دوں؟ اسمتھ نے پوچھا، کیا تم دماغی طور پر حاضر نہیں ہو؟ مسٹر اسمتھ، شاید آپ کے ساتھ فرحات بھی میرے دماغ میں بول رہا ہے۔ اس کی بات دل کو لگ رہی ہے۔ میں ڈوب گیا تو تمہارے ہاتھ سے صرف ایک ملک کا منافع جائے گا، باقی دنیا میں تو تم منافع کماتے رہو گے۔ میرے بارے میں غلط نہ سوچو مسٹر حاکم، بزنس مین 1 پاؤنڈ 1 شلنگ کا بھی منافع نہیں چھوڑتا۔ پھر میں پاکستان سے حاصل ہونے والا شیئر کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ تمہارے دماغ میں فرحات نہیں بول رہا ہے، بلکہ تم اندیشوں میں گھر گئے ہو۔ پلیز مجھے اندیشوں اور مصیبتوں سے نکالو۔ 25 ملکوں کی دوا ساز کمپنیاں اور ڈاکٹر کب ہڑتال کریں گے؟ تھوڑا وقت لگے گا۔ فرحات ہم سے پہلے ہی ایک زبردست چال چل گیا ہے۔ اس نے 2 خطرناک انسانی روبوٹ تنظیم والے ملک پہنچا دیے ہیں اور یہ چیلنج کیا ہے کہ تنظیم والے صنعت کاروں کا کوئی مال پاکستان میں فروخت ہوگا تو تنظیم والوں کی ملوں اور فیکٹریوں میں زلزلہ آ جائے گا، ان کا کوئی صنعت کار سلامت نہیں رہے گا۔ مسٹر حاکم، یہ مت بھولو کہ ہم جو دوائیں تیار کر رہے ہیں ان کا فارمولہ ہم نے تنظیم والے صنعت کار سے حاصل کیا ہے اور منافع کا ایک حصہ ان کی جھولی میں ڈالتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم فی الحال ہڑتال کا ارادہ ترک کر دیں اور انہیں روبوٹ کے عذاب سے نکلنے کا تھوڑا وقت دیں۔ اگر ہم نے ان کی درخواست رد کر دی تو وہ ہم سے تمام فارمولوں کے حقوق واپس لے لیں گے۔ چودھری نے کہا، تعجب ہے، کیا تنظیم والے حکمران ان 2 روبوٹ کو وہاں سے نہیں نکال سکتے؟ اگر ان روبوٹ کے پیچھے فرحات ہے تو سنا ہے کہ تنظیم والوں میں بھی اچھے خاصے ٹیلی پیتھی جاننے والے ہیں۔ یقیناً فرحات کے مقابلے میں اچھے خاصے ٹیلی پیتھی جاننے والے ہیں۔ اسی لیے کہتا ہوں کچھ روز حوصلے سے کام لو۔ فرحات کی ہر چال کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔
तुम्हारा जो भी नुकसान होता रहेगा उसकी आधी रकम तुम्हारे लंदन के बैंक अकाउंट में जमा कर दी जाएगी। अब तो खुश हो? जी हाँ, अब ये इत्मीनान है कि तुम मेरे नुकसान को अपना नुकसान समझ रहे हो। मैं आज रात किसी वक्त फ़ोन करूँगा। ओके, गुड बाय। उसने रिसीवर रख दिया। फिर उठते हुए उन तीनों से बोला, मिस्टर स्मिथ ने बड़ा हौसला दिया है, मैं माजरत चाहता हूँ। अभी मेरा लाहौर जाना ज़रूरी है। मेरे बच्चे लेबॉरेटरी में इंतज़ार कर रहे होंगे। वो कार के ज़रिए तकरीबन 5 घंटे में लेबॉरेटरी पहुँचने वाला था। मैं जॉन स्मिथ के दिमाग में पहुँच गया। वो अपनी दवासाज कंपनी के एक शानदार दफ्तर में बैठा हुआ था। मैं इसके दूसरी तरफ उसका एक कानूनी मुशीर एक फ़ाइल का मुताला कर रहा था। मैं खामोशी से स्मिथ के ख्यालात पढ़कर उसके कारोबार के मुताल्लिक अहम मालूमात हासिल करने लगा। मालूम हुआ कि पाकिस्तान में जो दवाएं तैयार होती हैं उनका सालाना मुनाफा पाकिस्तानी करेंसी में चौधरी को 1.5 से 2 करोड़ रुपए, जॉन स्मिथ को तकरीबन 4 करोड़ रुपए और तंजीम वाले सनतकार को 3 करोड़ रुपए मिलते हैं। यानी हमारे मुल्क के तकरीबन 7 करोड़ रुपए दूसरे मुल्कों के मुनाफाखोर हजम कर लेते हैं। और ये तो एक दवा की सनत का हिसाब था। दूसरी सनतों के जरिए और न जाने कितने करोड़ का मुनाफा तंजीम वाले मुनाफाखोरों को पहुंच रहा था। इसका हिसाब भी जल्द ही मिलने वाला था। कानूनी मुशीर ने कहा, मिस्टर स्मिथ, मैंने बहुत गौर किया है और इस नतीजे पर पहुंच रहा हूं कि आप और आपका पाकिस्तानी पार्टनर हवा से लड़ रहे हैं। फराद एक ऐसी हस्ती है जो ख्याली भी है और हकीकत भी। चूंकि आप उसे दुनिया की किसी अदालत में पेश नहीं कर सकते, इसलिए हर अदालत उसे ख्याली कहेगी और आपका मुकदमा कोर्ट से खारिज कर दिया जाएगा। स्मिथ ने कहा, आप मशवरा दें मुझे क्या करना चाहिए। फराद की जंग आपसे नहीं, तंजीम वालों से है। वो तंजीम वालों को पाकिस्तान से मुनाफा हासिल नहीं करने देगा। उन्हें मुनाफा पहुंचाने वाले हाकिम अली हाकिम को नीज तो नाबूद कर देगा। आप मुनाफे का जरिया बन रहे हैं, इसलिए वो आपके भी पीछे पड़ जाएगा। क्या मैं उसके खौफ से पाकिस्तान की मार्केट छोड़ दूं? पाकिस्तान से आपको सालाना 10 लाख पाउंड यानी 4 करोड़ रुपए मिलते हैं। यूके और दूसरे ममालिक से आप करोड़ों पाउंड हासिल करते हैं। सिर्फ 10 लाख पाउंड के लिए आप करोड़ों पाउंड के मुनाफे को खाक में मिला देंगे और खाक में मिलाने का मौका फरहाद को देंगे। आप बिजनेसमैन नहीं हैं, सिर्फ मुशीर हैं, इसलिए 10 लाख का मुनाफा छोड़ने का मशवरा दे रहे हैं। आप मुझे ऐसा मशवरा दें कि ये मुनाफा छोड़ने की नौबत ना आए। इसका एक ही रास्ता है, फराज से किसी भी तरह समझौता करें। उससे दुश्मनी सुपर पावर कहलाने वाले मुल्कों को महंगी पड़ती है और आप बेइंतहा दौलतमंद होने के बावजूद सुपर पावर नहीं हैं। उसने सोचते हुए पूछा, क्या फरहाद हर जगह पहुंच जाता है? यहां मेरे दिमाग में भी आ सकता है? सॉरी, मैं टेलीपैथी के मुतालिक कुछ ज़्यादा नहीं जानता हूं। मैंने उसे मुखातिब किया। वो एकदम से चौंक गया। दोनों हाथों से सर को थामकर अपने मुशीर को देखने लगा। मुशीर ने पूछा, क्या हुआ? मेरे अंदर कोई कह रहा है कि वो फराद अली तैमूर है। ओह खुदावन, तुम पर रहम करे। वो फराद है तो निजात मुमकिन नहीं है। दोस्त बनकर बातें करो। मैंने सोच के जरिए कहा, तुम्हारा मुशीर तुम्हारी भलाई के लिए बेहतरीन मशवरे दे रहा है, उन पर अमल करो। तो तुम वाकई फरहाद हो? मैंने उसे कुर्सी से उठाया, फिर बिठाया, फिर उठाया और फिर बिठाया। उसने मेरी मर्जी के मुताबिक पेपर वेट उठाकर अपनी पेशानी पर मारा। पेशानी से खून बहने लगा। मुशीर ने आगे बढ़कर उसके हाथ से पेपर वेट छीनते हुए कहा, यह आपको क्या हो गया है? मैंने पूछा, क्या मेरी मौजूदगी का यकीन हो गया? हाँ, यकीन हो गया। मैं मानता हूं तो मेरे दिमाग में भी आ सकते हो। आदमी जब तक जिंदा रहता है यही समझता है कि उसे मौत नहीं आएगी। तुम आ गए हो, ये मैं अच्छी तरह समझ गया हूं। अब क्या इरादा है? मैं दोस्ती करना चाहता हूं। माकूल दोस्ती या नामाकूल दोस्ती? मैं समझा नहीं। नामाकूल दोस्ती यूं हो सकती है कि पाकिस्तान की मार्केट छोड़ दो, वहां तंजीम वाला फार्मूला ना पहुंचाओ, बाकी ममालिक में कारोबार करते रहो, तंजीम वालों से दोस्ती करते रहो। मैं इस हद तक दोस्त रहूंगा कि तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मिस्टर फरहाद, कोई ऐसा रास्ता बताओ कि पाकिस्तान में भी मेरा कारोबार चलता रहे। तो फिर मुझसे माकूल दोस्ती करो। तंजीम वाले सनतकारों को मुनाफे में एक शिलिंग भी ना दो। मेरी जंग यह है कि तंजीम वालों को पाकिस्तानी करेंसी तो क्या, पाकिस्तान की एक चुटकी मिट्टी भी ना मिले। लेकिन तंजीम वाले सनतकारों से कानूनी मुआहदा हो चुका है कि हम उनके फार्मूले के एवज मुनाफे का चौथा हिस्सा दिया करेंगे। मैं तंजीम वाले सनतकारों को मजबूर कर दूंगा कि वो मुआहदा मनसूख कर दें, और जब मैं मुआहदा मनसूख कराऊंगा तो तुम्हें भी पाकिस्तानी करेंसी में 4 करोड़ नहीं, सिर्फ 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। ये तो जुल्म है।
उस जुल्म से कम है जो तुम और चौधरी पाकिस्तानी कौम पर करते आ रहे हो। मैं तुम्हें सोचने का मौका दे रहा हूं, फिर किसी वक्त आऊंगा। मैं खामोश हो गया। वो खला में तकता रहा। फिर उसने आवाज़ दी, मिस्टर फरहाद आप मौजूद हैं? मैंने जवाब नहीं दिया। मुशीर ने कहा, मिस्टर स्मिथ मुझे बताएं मिस्टर फरहाद क्या चाहते हैं। उसने मुशीर को मेरे ख्यालात और इरादे बताए। उसने कहा, जो शख्स आपकी पेशानी से लहू बहा सकता है वो आपके कारोबार का तमाम मुनाफा निचोड़ कर ले जा सकता है। फरहाद ने शराफत का सबूत दिया है। अगर वो आपकी लेबॉरेटरीज को आग लगा कर जाता तो आप क्या बिगाड़ लेते? मेरा मशवरा है आप उसे दोस्त बनाकर रखें। वो सोच में पड़ गया। मैंने भी उसे सोचने का मौका दिया था, इसलिए वहां से चला आया। चौधरी के पास आकर देखा वो कार ड्राइव करता हुआ वजीराबाद से गुजर रहा था। अपनी लेबॉरेटरी पहुंचने में उसे अभी काफ़ी वक्त लगता, लिहाजा मैं दिमागी तौर पर अपनी जगह हाजिर हो गया। दरवाजे पर दस्तक हो रही थी। मैं चारपाई से उठकर बैठ गया। बहुत अरसा पहले मेरी फूफी ने बताया था कि मैं एक चारपाई पर पैदा हुआ था। मुल्क से बाहर जाकर फोम और स्प्रिंग के ऐसे नरम गद्दों और मुलायम बिस्तरों पर सोता रहा था। ऐसी शाहाना जिंदगी गुजारता रहा था कि अपने वतन की मंजी यानी चारपाई को भूल गया था। अब मैं वैसी ही मंजी, वैसे ही बिस्तर, तकिए लिहाफ और मामूली तर्ज का फर्नीचर खरीद कर लाया था। वैसी ही तकरीबन 30 बरस पहले की जिंदगी गुजारते हुए बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला। मालिक मकान चौधरी करामतुल्लाह खड़ा हुआ था। बड़े गुस्से में था। मुझे देखते ही बोला, ओ जी, आज तो मैंने महल्ले वालों की ऐसी की तैसी कर दी है। ये मेरे पीछे पड़ गए थे कि मैंने किसी छड़े को मकान क्यों दिया है। यहाँ सब बीवी बच्चे वाले रहते हैं। जवान कुड़ियाँ एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे आती जाती हैं। अपने किराएदार को यहाँ से निकाल दो। मैंने कहा, चौधरी साहब अंदर आ जाएं, आप बहुत गर्म हैं, ठंडा पिलाऊंगा। वो अंदर आकर बोला, मैंने साफ साफ कह दिया है, मेरा मकान है, मैं किसी को भी किराए पर दे सकता हूं। जिसने माँ का दूध पिया है वो मेरे बंदे को यहां से निकाल कर दिखाए। फिर वो राजदारी से धीमी आवाज में बोला, आदमी को जरा गर्म जरा नर्म होना पड़ता है। मैंने बाद में नरमी से कह दिया कि 1-2 महीने में शादी कर लोगे, अभी लड़की पसंद कर रहे हो। आप भी कमाल करते हैं चौधरी साहब। ऐसा कहने से महल्ले वालों की तसल्ली हो गई है। फिर मैं तुम्हारे बाप की जगह हूं। तुम्हारी इतनी उम्र हो गई है और अब तक कुंवारे बैठे हो। कुंवारी तो लड़कियां बैठी हैं। इस महल्ले में 16 बरस से लेकर 40 बरस तक की लड़कियां कुंवारी हैं और रिश्ते के इंतजार में माँ बाप पर बोझ बनी हुई हैं। पिछले बरस एक लड़की ने वालिदैन का बोझ हल्का करने के लिए खुदकुशी कर ली थी। एक और लड़की घर से भाग गई। अगर तुम्हारे जैसे लोग शादी नहीं करेंगे तो ये बेचारी लड़कियां कहाँ जाएंगी? और इस्लाम में रहबानी जिंदगी गुजारने की इजाज़त नहीं है। तुम मुसलमान हो, शादी करोगे तो नेकी भी होगी। यहाँ जिस लड़की जिस घर की तरफ उंगली उठाओगे मैं वहाँ शादी तय करा दूंगा। मैंने कूलर से एक ठंडी बोतल निकाल कर कहा, दिसंबर की सर्दियों में यही पिला सकता हूँ क्योंकि मेरे यहाँ चाय और खाने का इंतज़ाम नहीं है। मैंने आपसे कहा था मेरे लिए किसी मुलाजिम का बंदोबस्त कर दें जो खाना पकाए और घर की सफाई कर दे। मुलाजिम बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, बीवी आसानी से मिल जाती है। आज कहो आज ही दुल्हन आ जाएगी। जब घर गृहस्थी का आराम हो सकता है तो एक मुलाजिम की तलाश महज हिमाकत है। और ये बोतल वापस ले जाओ। मैं तुम्हारे घर चाय उसी वक्त पीऊँगा जब दुल्हन आ जाएगी। आप तो मेरी शादी के पीछे पड़ गए हैं। ये भी नहीं जानते मैं अच्छा हूं या बदमाश। अगर बदमाश हूं तो किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद करके भाग जाऊंगा, फिर महल्ले वाले आपको पकड़ेंगे। मेरी फिक्र ना करें, मैं अल्लाह के भरोसे पर नेकी करता हूं और मेरा ईमान है कि नेकी का फल मिलता है। ये क्या कम है कि नेकी का फल जरूर किसी शरीफ जादी को मिल जाए। फिर वो सोफे से उठकर बोला, कोई जल्दी नहीं है, अच्छी तरह सोचो और इस पहलू से सोचो कि ऐसी लड़की ने खुदकुशी की थी जिसे तुमने दुल्हन बनाने से इनकार किया था, या अब इनकार करोगे तो वो आंचल में छुप कर रोएगी, घर से भाग जाएगी या अपनी जान दे देगी। ये कहकर वो चला गया। मैंने दरवाजे को बंद करते हुए सोचा, ये शख्स मुझे एक जज्बाती मसले में उलझा गया है। ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं शादी करूं, लेकिन ये मेरे मुल्क का बहुत ही अहम मसला था। गुर्बत और जहेज के मुतालबात के बाइस शरीफ जादियाँ घर बैठे बैठे बूढ़ी हो जाती थीं, या ख़ानदानों और बरादरियों में लड़ाई झगड़ों के बाइस वो सदा कुंवारी रहकर दुनिया से उठ जाती थीं। मैंने चौधरी करामतुल्लाह के ख्यालात पढ़े। वो सोच रहा था, ये तीसरा किराएदार है। इससे पहले मैंने और 2 किराएदारों की इसी महल्ले में शादियाँ कराई थीं। ये तीसरा भी राज़ी हो जाएगा
तो एक और लड़की इज्जत व आबरू से अपना घर बसा लेगी। मैंने महसूस किया चौधरी के अंदर आंसू छुपे हुए हैं। वो सोच रहा था, शब्बो बेटी, तेरे साथ जो ज्यादती हुई उसकी तलाफी इसी तरह कर सकता हूं कि आखिरी सांस तक दूसरे घरों की बेटियों को दुल्हन बनाकर उन्हें ससुराल में आबाद करता रहूं। मैं क्या हूं, मेरी औकात क्या है। मैं तेरे ससुराल वालों के भारी मुतालबात पूरे न कर सका। इस नौजवान ने शादी से इनकार कर दिया तो अपनी तौहीन और बाप की निदामत को बर्दाश्त न कर सकी। उस नौजवान ने शादी से इनकार कर दिया तो अपनी तौहीन और बाप की निदामत को बर्दाश्त न कर सकी और छत के पंखे से गले में फंदा डालकर मर गई। मेरी बच्ची, मैं तेरे साथ होने वाली ज्यादती की तलाफी करता रहूंगा। मेरे दिल पर चोट सी लगी। वो खुदकुशी करने वाली लड़की चौधरी की अपनी बेटी थी। तभी वो मुझे कह रहा था कि अच्छी तरह सोचो और इस पहलू से सोचो कि एक ऐसी लड़की ने खुदकुशी की थी जिसे तुमने दुल्हन बनाने से इनकार किया था। चौधरी के इन फिक्रों के पीछे एक मजलूम बाप के दिल का दर्द व कर्ब छुपा हुआ था। उसे हर इनकार करने वाला जवान अपनी बेटी का कातिल दिखाई देता था। मैंने मालूम किया वो नौजवान कौन था जिसने शब्बों को खुदकुशी पर मजबूर किया था। चौधरी की सोच ने बताया वो चौधरी के घर के सामने ही 2 मंजिला मकान में रहता है। इस इलाके में उस नौजवान शाहिद के बाप के मजीद 4 मकानात हैं जिनसे माहाना 5,000 रुपए की आमदनी है, जबकि चौधरी के 2 ही मकानात थे। एक में वो बीवी बच्चों के साथ रहता था, दूसरा मकान उसने मुझे किराए पर दिया था। इस हिसाब से 5 मकानात वाला शाहिद का बाप ज्यादा हैसियत वाला था और अपने अकलौते बेटे की शादी वहां करना चाहता था जहां से बहू जहेज में एक मकान या कोठी लेकर आए। ये मकानात उसका जरिया माश थे। उसे मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, घर बैठे हजारों रुपए मिलते रहते थे। उसका बेटा शाहिद भी कामचोर था और बाप के नक्शे कदम पर चल रहा था। मैंने चौधरी के जरिए उन बाप बेटे के दिमाग में जगह बनाई, फिर यह तय किया कि उन्हें अच्छा सबक सिखाऊंगा। चौधरी अपने इलाके की तमाम शरीफजादियों को सुहागन बनाना चाहता था। मैंने भी ये तय किया कि अब इस सितम रसीदा बाप के इरादों को पूरा करूंगा। वक्त मिलता रहा तो इन घरों में किसी न किसी तरह रिश्ते पहुंचाता रहूंगा। अगरचे माशरे के दुख दर्द का इलाज करने का मौका मुझे नहीं मिलता है, फिर भी कोशिश करता रहूंगा। उधर चौधरी हाकिम अली लेबोरेटरी पहुंच गया था और वहां अपनी पहली तबाही का मंजर अपनी आंखों से देख चुका था। तहखाने की आग इस बुरी तरह फैली थी कि ऊपर लेबोरेटरी और अद्वियात के गोदाम को भी अपनी लपेट में ले चुकी थी। सब कुछ जल चुका था। दवा की एक शीशी, एक कैप्सूल या एक गोली भी नहीं बची थी। चौधरी हाकिम ने अपने असर रसूख के मुताबिक एसपी और अखबारी सहाफ़ियों को बुलाया था। एसपी को वो सरकारी शनाख्ती कार्ड दिखाया जिसे पारस ने जासूस के तौर पर सूफिया को दिया था। उस कार्ड में जो तस्वीर लगी थी, पारस वही चेहरा बनाकर आया था। सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ने कहा, चौधरी साहब, मैं उस शख्स को तलाश कर लूंगा, लेकिन आप फराद का नाम ले रहे हैं, इसलिए यकीन से कहता हूं फराद ने किसी को अलायकार बनाकर यहां भेजा होगा। ये तस्वीर वाला नौजवान हमें कहीं नहीं मिलेगा। अखबारी साफियों ने कहा, हम लेबोरेटरी की तबाही की रिपोर्ट तस्वीरों के साथ पहले सफ़े पर शाया करेंगे, लेकिन फराद और टेलीपैथी का जिक्र नहीं करेंगे। चौधरी हाकिम ने पूछा, क्यों जिक्र क्यों नहीं करेंगे? इसलिए कि अखबार में दुनिया जहां की सच्ची खबरें शाया होती हैं। हम फराद और टेलीपैथी का जिक्र करके अपने अखबार को फिक्शन न्यूज़पेपर नहीं बनाएंगे। यह अखबारात के मालिकान और एडिटरों का फैसला है। सूफिया ने कहा, हमारी जली हुई लेबोरेटरी इस बात का सबूत है कि टेलीपैथी फिक्शन नहीं है और फराद अली तैमूर ख्याली किरदार नहीं है। एक सहाफ़ी ने कहा, ठीक है, अगर पुलिस वाले फराद को गिरफ्तार कर लेंगे और अदालत में साबित हो जाएगा कि फराद एक जिंदा किरदार है, तो हम उसके खिलाफ वो सब कुछ लिखेंगे जो आप चाहती हैं। अखबारात के रिपोर्टर्स और फोटोग्राफर्स चले गए। चौधरी हाकिम ने एसपी से कहा, आप कानून के मुहाफिज हैं, इतने बड़े अफसर हैं, अगर आप फराद को गिरफ्तार नहीं करेंगे तो हम इंसाफ मांगने कहाँ जाएंगे? एसपी ने कहा, फराद की बहन शाहीना के दरवाजे पर 3 कत्ल हुए। वहाँ बड़े बड़े अफसरान और मुसल्ला सिपाही मौजूद थे और सब बेबस थे क्योंकि उन्हें कत्ल करने वाला आंखों के सामने नहीं था, उनके दिमागों में था और उन्हें खुद अपने हाथों से मरने पर मजबूर किया था। क्या अफसरान साबित कर सकते हैं कि वो कत्ल किए जा रहे थे? वो तो अफसरों के सामने खुदकुशी कर रहे थे और कानून के मुताबिक उन अफसरान को खुदकुशी ही की रिपोर्ट पेश करनी पड़ी। इसी तरह क्या आप साबित कर सकते हैं कि इस लेबोरेटरी को फराद ने जलाकर खाक किया है? हमें सबूत और गवाही चाहिए, इसके बगैर मैं आपके किसी काम नहीं आ सकूंगा। चौधरी के बेटे डॉक्टर नौमान ने कहा, आपसे हमारे देरीना ताल्लुकात हैं,
आप हमारी खातिर राजदारी से चुपचाप फरहाद को तलाश तो कर सकते हैं, उसका पता ठिकाना तो मालूम कर सकते हैं। राजदारी हमारे तुम्हारे दरमियान हो सकती है, टेलीपैथी जानने वाले के सामने कोई राज नहीं रहता। क्या तुम में से कोई जानता है कि वो तुम सबके दिमागों में पहुंच जाएगा? क्या ये यकीन से कह सकते हो कि अभी वो हमारे दरमियान नहीं होगा और आइंदा मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा? मैं वर्दी उतार दूंगा, इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन उसे तलाश नहीं कर सकूंगा। वो सॉरी कहकर चला गया। तीनों बाप बेटा और बेटी दफ्तरी कमरे में थोड़ी देर तक चुप बैठे रहे। फिर बाप ने कहा, टेलीपैथी बहुत ही खतरनाक इल्म है, बड़ी सुपर ताकतें भी फरहाद से कतराती हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। उसके खौफ से नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती, किसी बात पर हंसते हंसते सहम जाता हूं, वो मौत की तरह याद आ जाता है। सूफिया ने कहा, आज तक मैंने उसका जिक्र सुना था, अब इतनी जबरदस्त तबाही देखकर मेरा सुकून भी गारत हो गया है। अगर इस कारोबार में करोड़ों का मुनाफा ना होता तो हम इसे छोड़ देते। चौधरी ने कहा, फरहाद को सिर्फ यह एतराज़ है कि तंजीम वाले पाकिस्तान से अपना मुनाफा ले जाते हैं। नोमान ने कहा, फरहाद से समझौते का कोई रास्ता निकालना चाहिए। सूफिया कहने लगी, क्या तुम्हें पता है कि वो पक्का अय्याश है? मुझे आज रात खाने पर बुला रहा था। चौधरी हाकिम ने चौंक कर पूछा, क्या वो तुम्हें डिनर के लिए कह रहा था और तुमने इनकार कर दिया? हाँ, और क्या करती? क्या रात को उसके पास चली जाती? बेटी, वो खाने पर बुला रहा था, खाने के साथ तुम्हें तो नहीं खा लेता। तुम समझदार हो, जरा सोचो, मुलाकात का सिलसिला जारी रहता तो हकीकत सामने आ जाती कि तुमसे मुलाकात करने वाला महज अलायकार है या खुद फरहाद है। नोमान ने कहा, एक बार, सिर्फ एक बार ये यकीन हो जाए कि तुमसे मिलने वाला फरहाद है तो उसे गोली मारने में देर नहीं लगेगी। चौधरी ने बेटे से कहा, तुम्हारा खून गर्म है, सिर्फ गोली मारने की बात ना सोचो। अगर वो सूफिया को पसंद कर ले, मेरा दामाद और तुम्हारा बहनोई बन जाए, तो ये रिश्ता हमें अरबपति और खरबपति बना देगा। वो कहने लगी, डैड, ये आप क्या कह रहे हैं? फरहाद आपकी उम्र का है, सुना है उसके 2 बेटे जवान हैं। जवान हैं तो क्या हुआ, क्या जवान बेटों के बाप शादी नहीं करते? तुम जज्बात से नहीं, अकल से सोचो। कारोबारी शादियां ऐसी ही होती हैं। मैं अकल से ही समझ कर कह रही हूं, बाप की उम्र वाले से शादी नहीं करूंगी। नोमान ने कहा, आप दोनों ऐसे बहस कर रहे हैं जैसे फरहाद ने सूफिया का रिश्ता मांगा हो। बाय द वे, हमारे पास जो आया था वो सर से पांव तक जवान था। क्या टेलीपैथी ऐसा इल्म है जो आदमी को सदा जवान रखता है? यहां आने वाला फरहाद का अलायकार होगा। जो कोई भी हो, वह फरहाद की तरफ से तुम्हें खाने की दावत दे रहा था, तुमने दावत को ठुकरा दिया। उसके बाद ही उसने आग लगाई और हमें इतना बड़ा नुकसान पहुंचा कर चला गया। अगर मैं दावत कबूल कर लेती तो? नोमान ने मेज पर हाथ मारकर कहा, तो मैं यकीन से कहता हूं कि हमें 25 लाख रुपए का नुकसान ना होता। वो कहने लगी, क्या ये गैरतमंद भाई कह रहा है? क्या 25 लाख बचाने के लिए या वो रकम वापस हासिल करने के लिए मुझे फरहाद के पास छोड़कर आओगे? बोलो, आओगे वहां छोड़कर? नोमान ने कहा, डैड, ये खामखा जोश में आ रही है, मुझे काटने को लपक रही है। क्या कहा? मैं काटने को लपक रही हूं? क्या मुझे कुतिया कह रहे हो? बाप ने कहा, इजी सूफिया, इजी, अपने बाप और भाई को बेगैरत ना समझो। फिर वो उठकर खड़ा हो गया। नोमान भी बाप के साथ खड़ा हो गया। सूफिया बैठी रही और ये समझती रही कि बाप भी यही चाहता है, मगर साफ लफ्जों में नहीं कह रहा है। उसी वक्त फोन की घंटी बजने लगी। बाप बेटे जाते जाते रुक गए, फोन की तरफ देखने लगे। सूफिया ने रिसीवर उठाकर कान से लगाया और फिर कहा, हेलो। मैंने उस आवाज़ और लहजे में उसे मुखातिब किया जिसे पारस ने उसके सामने इख्तियार किया था। मैंने कहा, हेलो सूफिया, मैं तुम्हारे दिमाग में भी आकर बोल सकता था, लेकिन ये मालूम करने के लिए फ़ोन पर बोल रहा हूँ कि फ़ोन के जो तार काटे गए थे वो जोड़ दिए गए हैं या नहीं। फिर तुम्हारे बाप और भाई को भी मालूम होना चाहिए कि मैं तुम्हें याद कर रहा हूँ। वो चाहें तो फ़ोन पर मेरी आवाज़ सुन सकते हैं। चौधरी हाकिम अली ने पूछा, किसका फ़ोन है? फरहाद का। भाई दोबारा कुर्सी पर बैठ गया। बाप ने रिसीवर की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, मुझे बात करने दो। वो एकदम से बिफर कर बोली, आप किस रिश्ते से बात करेंगे? चौधरी ने गरज कर कहा, यू शट अप, मैं तुम्हारी ज़बान खींच लूँगा। ज़बान तो बहुत देर से बाप बेटे की चल रही है। जो कहना चाहते थे वो साफ तौर से कह नहीं पा रहे थे। भाईजान ने अभी कहा था कि मैं फरहाद की दावत कबूल कर लेती तो हमारी लेबॉर्ट्री में आग न लगती। वो रिसीवर के माउथ पीस पर झुक कर बोली, मैं फरहाद से पूछती हूँ,
کیا تم اتنے کم ظرف ہو کہ لڑکی ہاتھ نہ آئے تو اس کے گھر میں آگ لگا دیتے ہو؟ تمہارا جواب میں نہیں، میرے ڈیڈی سنیں گے، جواب دو۔ اس نے ریسیور باپ کی طرف بڑھا دیا۔ باپ نے اسے لے کر کان سے لگایا۔ میں نے کہا، چودھری، میں بیک وقت دو جگہ ہوں، تمہارے بیٹے کے دماغ میں بول رہا ہوں اور اپنے ریسیور کے ماؤتھ پیس پر تمہارے کان میں اپنی آواز سنا رہا ہوں۔ باپ بیٹے نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ میں نے کہا، اور میں تمہاری حرکتیں بھی دیکھ رہا ہوں۔ اگر تم دونوں اپنی طویل عمر تک جینا چاہتے ہو اور ابھی حرام موت نہیں مرنا چاہتے تو میرے ساتھ بولو تاکہ صوفیہ سن سکے۔ چودھری نے کہا، پلیز مسٹر فرحات، پہلے میری دو باتیں سن لو۔ چودھری، اب ایک لفظ بھی اپنی طرف سے نہ کہنا۔ اب جو بول رہا ہوں اسے نعمان زبان سے دہرائے گا اور تم خاموش رہو گے۔ چلو نعمان، بولو کہ تم کمظرف ہو اور یہ چاہتے ہو کہ صوفیہ فرحات سے دوستی کر کے 25 لاکھ کا نقصان پورا کر دے۔ میں اس کے دماغ میں تھا، وہ میری بات سے انکار نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے کہا، صوفیہ، میں کمظرف ہوں اور چاہتا ہوں کہ تم فرحات سے دوستی کر کے 25 لاکھ کا نقصان پورا کرو۔ میں نے اس کے دماغ سے نکل کر چودھری کے دماغ پر قبضہ جمایا۔ وہ بے اختیار بولنے لگا، تنظیم والوں کی دلالی کرنے والے اتنے کمظرف ہوتے ہیں کہ حالات کے تقاضے پر بیٹی کے بھی دلال بن جاتے ہیں۔ میں بھی مجبور ہو کر فرحات کی دشمنی سے محفوظ رہنے کے لیے منافع کی بساط پر تمہیں مہرہ بنا رہا ہوں اور فرحات کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ بس اتنی سی بات ہے۔ چودھری نے اتنا کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ میں نے صوفیہ کے پاس آ کر کہا، میں نے تمہاری آنکھیں کھولنے کے لیے رات کو کھانے کی دعوت دی تھی اور تمہارے انکار پر یہ کہا تھا کہ تمہارا باپ ہر ماہ لاکھوں روپے منافع کمانے کے لیے اپنی ڈاکٹر بیٹی کو بازار کا مال بنا دے گا۔ یہ ابھی میں نے ثابت کر دیا ہے۔ صوفیہ کی انا کو زخم لگ رہے تھے، اس کی آنکھیں ندامت سے بھیگ رہی تھیں۔ میں نے کہا، تم نے میرے ظرف کے بارے میں پوچھا تھا۔ میرا ظرف یہ ہے کہ میں تمہیں بیٹی سمجھتا ہوں، لیکن بیٹی نہیں کہوں گا، کیونکہ تم میرے ملک کی ایک ذمہ دار ڈاکٹر ہو کر دواؤں میں افیون اور الکوہل ملاتی ہو۔ قوم سے دشمنی کرنے والی میری تو کیا کسی کی بھی بیٹی نہیں ہوتی۔ اس نے جواب نہیں دیا۔ سوچ کے ذریعے مجھ سے کہنے لگی، آپ نے میری آنکھیں کھول دی ہیں۔ خدا جانتا ہے میں بہت شرمندہ ہوں، اندر سے ٹوٹ رہی ہوں۔ آپ مجھے بیٹی سمجھتے ہیں تو میں آپ کو ابو کہہ کر قسم کھاتی ہوں کہ دواؤں میں ملاوٹ نہیں کروں گی۔ آپ جو کہیں گے وہ میں کرتی رہوں گی۔ ٹھیک ہے، آج سے تم میری بیٹی ہو۔ میرے بیٹے مجھے پاپا کہتے ہیں، تم بھی پاپا کہو۔ شکریہ پاپا، آپ بیٹی کو گائیڈ کریں، مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تمہاری ذہانت مثبت انداز میں جو کہتی ہے وہ کرتی جاؤ، باقی مجھ پر چھوڑ دو۔ میں تمہارے پاس آتا رہوں گا، فی الحال جا رہا ہوں۔ میں خاموش ہو گیا، لیکن اس کے پاس موجود رہا۔ وہ کہنے لگی، آپ نے مجھے حوصلہ دیا ہے، سچائی کا راستہ دکھایا ہے، میں آپ کو یاد کرتی رہوں گی۔ خدا حافظ پاپا۔ میں نے جواب نہیں دیا۔ وہ سمجھ گئی کہ میں چلا گیا ہوں۔ وہ اپنے آنچل سے آنسو پوچھنے لگی۔ چودھری نے پوچھا، مسٹر فرحات کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ جا چکے ہیں۔ نعمان نے کہا، یہ بڑی مشکل ہے، ہمیں اپنے دماغ میں اس کے آنے جانے کی خبر نہیں ہوتی۔ تم رو کیوں رہی ہو؟ بھائی، کم ظرفی پر رونا نہیں آیا۔ پاپا کی اعلیٰ ظرفی اور محبت دیکھ کر آنسو نکل پڑے۔ کون پاپا؟ جنہیں آپ فرحات کہتے ہیں اور دشمن سمجھتے ہیں، انہوں نے مجھے بیٹی بنا لیا ہے۔ نعمان نے طنزیہ کہا، اچھا تو تمہارے دو باپ ہیں؟ صوفیہ نے پوچھا، کیا اپنی ماں کو گالی دے رہے ہو؟ وہ پہلے تو جھینپ گیا، پھر بھڑک کر بولا، میں تمہارا منہ توڑ دوں گا۔ یہ دھمکی نہ دینا، میں فرحات علی تیمور کی بیٹی ہوں۔ تہخانے میں 25 لاکھ کی راکھ مل گئی، تمہاری تو ہڈیوں کا سرما بھی نہیں ملے گا۔ یقین نہ ہو تو مجھے ہاتھ لگا کر دیکھو۔ وہ دور سے ہی بہن کو دیکھتا رہ گیا۔ اسے بہن کی گھورتی ہوئی آنکھوں میں فرحات علی تیمور دکھائی دے رہا تھا۔ باپ نے کہا، بیٹی ذرا عقل سے سوچو، فرحات بڑی چالاکی سے ہمارے اتحاد کو توڑ رہا ہے۔ تمہیں بیٹی بنا کر تمہارے دل میں ہمارے لیے نفرت پیدا کر رہا ہے۔ کیا ایک مسلمان بیٹی کو تنظیم والوں کے ایجنٹ سے نفرت نہیں کرنا چاہیے؟ 1 منٹ پہلے تک تم بھی تنظیم والوں کی ایجنٹ تھی، اب نہیں ہوں۔ آنکھیں کسی وقت بھی کھل سکتی ہیں، دلوں میں کسی وقت بھی ایمان پیدا ہو سکتا ہے، اور بے ایمانوں کی شامت کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ تو تم فرحات سے مل کر ہماری شامت لاؤ گی؟ میں باپ اور بھائی سے گستاخی نہیں کروں گی، جو کرنا ہوگا وہ پاپا کریں گے۔ میں اس کاروبار سے الگ ہو رہی ہوں۔ آپ کو بھی سمجھاتی ہوں، دواؤں میں ملاوٹ سے باز آ جائیں اور اسلام میں تنظیم والوں کی ملاوٹ نہ کریں۔ انہیں پاکستان کی منڈی سے ایک پیسے کا منافع نہ پہنچائیں۔
اگر آپ نے عقل سے اور ایمان سے کام نہ لیا تو پاپا آپ لوگوں کو کنگال بنا کر فٹ پاتھ پر پہنچا دیں گے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ گئی، پھر تیزی سے چلتی ہوئی دروازہ کھول کر باہر چلی گئی۔ چودھری حاکم علی نے دروازے کی طرف دیکھا، پھر ایک گہری سانس لے کر بولا، بچی ہے، نادان ہے، یہ نہیں جانتی کہ فرات ہمیں زیادہ سے زیادہ پاکستان میں کنگال بنا سکتا ہے، لیکن لندن اور دوسرے ملکوں میں ہمارے کروڑوں ڈالر موجود ہیں۔ فرہاد ہمیں کنگال بناتے بناتے تھک جائے گا، مر جائے گا، لیکن ہم منافع کے اسی اونچے گراف پر رہیں گے۔ میں ہنسنے لگا۔ اس نے چونک کر دونوں ہاتھوں سے سر کو تھام لیا، گھبرا کر بولا، او گاڈ، کیا فرہاد میرے اندر چھپا ہوا ہے؟ یہ اسی کی ہنسی ہے؟ نعمان نے کہا، ڈیڈ صوفیہ تو کہہ رہی تھی کہ وہ چلا گیا ہے۔ بیٹے اس کی بات درست تھی، فرہاد کے آنے اور جانے کی خبر نہیں ہوتی۔ میں نے کہا، میری خبر نہ رکھو، اپنے بینک اکاؤنٹ کی خبر لو۔ وہ لاکھوں ڈالر تم نے پاکستان کی زمین پر رہ کر کمائے ہیں، وہ پاکستان کی دولت ہے، قوم کا سرمایہ ہے۔ وہ پاؤنڈز دوبارہ پاکستانی کرنسی میں تبدیل ہو کر یہاں 24 گھنٹوں کے اندر آ جائیں گے اور قومی خزانے میں جمع کیے جائیں گے۔ وہ کرسی سے اچھل کر چیخنے لگا، تم ایسا نہیں کر سکتے، میرے باہر کے اکاؤنٹس کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے۔ وہاں کے بینکوں نے ضمانت دی ہے کہ ہماری رقم ہر حال میں محفوظ رہے گی۔ جب ضمانت دی ہے تو کیوں چیخ رہے ہو؟ 24 گھنٹوں کے اندر ٹیلی پیتھی کا تماشا بھی دیکھو کہ کیا سے کیا ہو جاتا ہے۔ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ لندن کا فرسٹ پارٹنر جان اسمتھ کچھ ڈھیلا پڑ گیا ہے۔ بڑے بڑے صنعتکار ہڑتال نہیں کر رہے ہیں، اور تنظیم والے صنعتکار اس لیے سہمے ہوئے ہیں کہ وہاں فرات کے 2 انسانی روبوٹ کسی وقت بھی ان کی صنعتوں کو تباہ کر سکتے ہیں۔ وہ کہنے لگا، مسٹر فرہاد، ہمیں ایک دوسرے کی ضد بننے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ تم میری تمام دولت چھین لو گے، لیکن ہماری قوم کو نقصان پہنچاؤ گے۔ میری لیبارٹری سے تیار ہونے والی دواؤں سے لاکھوں بیمار شفا پاتے ہیں۔ فارمولہ تنظیم والوں کا ضرور ہے، لیکن ہمارے ملک کے بیمار لوگ صحت یاب ہوتے ہیں۔ چودھری، مجھے فارمولے پر اعتراض نہیں ہے، یہ فارمولہ پاکستان پہنچ کر ہمارا ہو گیا ہے۔ اب پاکستانی ایک پیسہ بھی ان کے پاس نہیں جائے گا، اور تمہارا تمام کاروبار بھی خاک میں مل جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ہمارے دماغ سے وہ فارمولے چرا کر کسی دوسرے پاکستانی کو دو گے؟ مجھے تمہارے دماغ سے چرانا نہیں پڑے گا، وہ تو میری بیٹی ڈاکٹر صوفیہ کی زبانی یاد ہے۔ میں یہ کاروبار اپنی بیٹی کو دوں گا، پھر تم باپ بیٹے کو اس لیبارٹری میں قدم رکھنے بھی نہیں دوں گا۔ سوچو، فیصلہ کرو، پاکستان سے غداری کرو گے یا تنظیم والوں کے خلاف بغاوت کرنا چاہو گے؟ میں سوچنے کی مہلت دے رہا ہوں، پھر 24 گھنٹوں کے بعد وہی ہوگا جو میں کہہ چکا ہوں۔ اب میں جا رہا ہوں، خدا تمہیں صوفیہ کی طرح عقل اور ایمان دے۔ وہ تھوڑی دیر سوچتا رہا، پھر بیٹے سے بولا، میرا پاسپورٹ لے کر ٹریولنگ ایجنٹ کے پاس جاؤ اور کسی بھی پہلی فلائٹ سے لندن کے لیے ایک سیٹ حاصل کرو۔ میں مسٹر اسمتھ اور تنظیم والوں سے 2 ٹوک فیصلہ کروں گا۔ اگر انہوں نے ہمیں مکمل تحفظ نہ دیا تو فرات کے سامنے گھٹنے ٹیکنے ہی پڑیں گے۔ وہ باپ بیٹے دفتر سے اٹھ کر باہر چلے گئے۔ وہ آخری وقت تک تنظیم والوں کے وفادار رہنا چاہتے تھے، مایوس ہونے کے بعد میری بات ماننے والے تھے۔ یہ انسانی فطرت ہے۔ جب تک وہ جوان اور طاقتور ہوتا ہے، مست ہاتھی کی طرح دندناتا پھرتا ہے۔ جب جوانی کی توانائی ختم ہوتی ہے، بڑھاپا آتا ہے، کمزوری لاحق ہوتی ہے، تو پھر خدا یاد آ جاتا ہے۔ میں نے آج تک کسی نوجوان کے ہاتھ میں تسبیح نہیں دیکھی، اور تنظیم والوں کے کسی ایجنٹ کو مسجد کے دروازے پر توبہ کرتے نہیں دیکھا۔ وہ باپ بیٹے بھی شاید ہی توبہ کرتے، کیونکہ ان کے پیچھے تنظیم والا ملک تھا، اور تنظیم والوں کے پیچھے سپر پاور اور بڑا ملک، یعنی بڑی طاقت تھی۔ بچاؤ کی پوری امید تھی، اس لیے وہ ہوا میں اڑ رہے تھے۔ میں اپنی جگہ حاضر ہو گیا۔ مجھے چائے کی طلب ہو رہی تھی۔ صبح ناشتے کے بعد نہ چائے پی تھی اور نہ ہی دوپہر کی روٹی کھائی تھی۔ میں جوتے پہن کر باہر آ گیا۔ دروازے کو تالا لگا کر جانا چاہتا تھا کہ سامنے والے مکان سے ایک شخص نے آ کر کہا، السلام علیکم بھائی صاحب، پڑوسیوں کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ہم تمہارے سامنے رہتے ہیں، پھر بھی اجنبی ہیں؟ میں نے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، میرا نام ارسلان ہے، 20 برس بڑے ملک میں رہا، پھر وطن کی مٹی کھینچ لائی۔ یہاں میرا کوئی عزیز رشتہ دار نہیں ہے، یہی میرا تعارف ہے۔ ہم آپ کے ہیں، ہمارے ہاں تشریف لائیے۔ جی میں پھر آؤں گا، یہ چائے کا وقت ہے، آپ جہاں بھی جا رہے ہیں ہماری چائے پی کر جائیں۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، دراصل میں چائے ہی پینے نکلا ہوں۔ پھر تو میں نے صحیح وقت پر آپ کو گرفتار کیا ہے۔
आइए तशरीफ़ लाइए। मैं उसके साथ मकान के सामने वाले कमरे में आया। वहाँ उसके वालिदैन से मुलाकात हुई। उन्होंने बड़ी मोहब्बत से इस्तकबाल किया। बुजुर्ग ने कहा, तुम्हारे मालिक मकान बता रहे थे कि तुम 20 बरस बाद बड़े मुल्क में रहकर आए हो। ताज्जुब है, खूबसूरत स्मार्ट लड़कियों की नगरी में रहकर शादी नहीं की, इसकी कोई ख़ास वजह? मैंने कहा, पराए देश की हर चीज़ पराई लगती है। वहाँ की लड़कियाँ, उनकी बेलगाम आज़ादियाँ, वहाँ की ज़बान और तहजीब, सब की सब मेरे मिजाज के ख़िलाफ़ थीं। किसी शायर ने मेरे लिए ही कहा है, पहुंची वहीं पे खाक जहाँ का खमीर था। इस बात पर सब हंसने लगे। बुजुर्ग खातून ने कहा, यह बड़ी बात है कि बरसों बाद तुम बड़े मुल्क में रहकर भी अपनों में आ गए हो। मुझे अपने साथ इस मकान में लाने वाले जवान ने कहा, अम्मी ये फरमा रहे थे कि यहाँ इनका अपना कोई नहीं है। बुजुर्ग ने कहा, हम हैं ना, अपना बनाने का जज्बा हो तो लोग अपने बनते हैं। उसी वक्त एक जवान लड़की छोटी सी ट्रॉली में चाय और नाश्ता लेकर आ गई। संजीदगी से मुझे सलाम किया, फिर मिठाई की डिश बढ़ाकर कहने लगी, ये लाहौर की ख़ास मिठाइयों में से एक है, इसे पतीसा कहते हैं। मैं प्लेट में से मिठाई का एक टुकड़ा लेते हुए लड़की के ख्यालात पढ़ने लगा। बात तो पहले ही समझ में आ गई थी। उसके ख्यालात ने तस्दीक कर दी कि मुझे कुंवारा समझकर खातिर मदारात हो रही हैं। मैं उनकी खुशफहमी फ़ौरन ही ख़त्म कर सकता था, लेकिन पहले मैंने लड़की के ख्यालात और जज्बात पढ़े। उसका नाम किश्वर फातिमा था। वो बीए की तालिबा थी और कॉलेज के एक नौजवान इकबाल से मोहब्बत करती थी। वालिदैन के हुक्म से मजबूर होकर वो मेरे सामने नाश्ते की ट्रॉली लेकर आई थी। उसकी सोच ने बताया कि इकबाल भी उसे दिलो जान से चाहता है, लेकिन उसके और इकबाल के बुजुर्गों के दरमियान बहुत पुराना ख़ानदानी झगड़ा चल रहा था। इकबाल ने तय किया कि बुजुर्गों की ज़िद और अकड़ ख़त्म करने के लिए वो घर से भाग जाएंगे। जब लड़की वालों को बदनामी का एहसास होगा और लड़के वालों को अकलौते बेटे के हाथ से जाने का सदमा होगा, तो वो पुरानी घिसी पिटी दुश्मनी से बाज आ जाएंगे। अभी वो दोनों मजबूर थे। इकबाल अभी कॉलेज में ज़ेर तालीम था, आमदनी का कोई जरिया ना था और घर से बाहर दोनों के लिए पनाह की कोई जगह ना थी। इसलिए वो परेशान थे और सोच रहे थे कि मोहब्बत से लेकर शादी की मंजिल तक कैसे पहुंचा जाए। बुजुर्ग खातून ने कहा, ये मेरी बेटी किश्वर फातिमा है, बीए के आखिरी साल में है, हर साल अव्वल आती है। जब 10वीं का इम्तहान दिया था तो सूबे भर में अव्वल पोजीशन हासिल की थी। किश्वर के वालिद ने मुझसे पूछा, तुम बड़े मुल्क में क्या करते थे और अब यहाँ क्या करने का इरादा है? मैं वहाँ नजूमी था, दूसरों की किस्मत का हाल बताता था। बुजुर्गों ने मुझे बेयकीनी से देखा। फिर खातून ने नागवारी से पूछा, नजूमी? जी हाँ, आपने यहाँ फुटपाथ पर देखा होगा, तोता फालनामा खोलता है। यहाँ के नजूमी बहुत छोटे और कमतर समझे जाते हैं, लेकिन बड़े मुल्क में ये एक नई और अनोखी चीज़ है। जब मैं वहाँ के बड़े शहरों पर फुटपाथ पर तोते के ज़रिए फालनामा खोलता था और किस्मत का हाल बताता था तो लोगों की भीड़ लग जाती थी। वहाँ मैंने लाखों डॉलर कमाए हैं, लेकिन यहाँ किस्मत का हाल बताने वाले नजूमी और तोते फाके करते हैं। सोसाइटी में उनकी कोई हैसियत नहीं है। अगर आप लोगों से रिश्तेदारी हो जाएगी तो सोसाइटी में मेरी हैसियत होगी। मैं बड़े मुल्क से आया हूँ और नजूमी कहलाऊँगा। रिश्तेदारी की बात ना करो, हम ख़ानदान में अपनी हंसी नहीं उड़ाना चाहते। तुम पड़ोसी हो, पड़ोसी की तरह रहो। हमारे लायक कोई खिदमत हो तो कह देना, हम तुम्हारे काम आएंगे। मैं शुक्रिया कहते हुए उठ गया। किसी ने पूछा नहीं कि मैं क्यों उठ गया और मैं इतनी जल्दी क्यों जा रहा हूँ। किश्वर फातिमा ने कहा, चाय तो पी लें। माँ बाप ने बेटी को घूर कर देखा। मैंने कहा, तुमने बेहतरीन खिलाया है, इसकी लज्जत और मिठास याद रखूंगा। मेरी दुआ है कि तुम्हारा इकबाल बुलंद रहे। किश्वर फातिमा ने चौंक कर मुझे देखा। मैं पलटकर तेजी से बाहर आ गया। चाय की तलब बाकी रही। मैं लाल पुल की तरफ जाकर किसी होटल में चाय पी सकता था। गली के सिरे पर एक साहिब मकान के दरवाजे पर खड़े हुए थे। उन्होंने मुस्कुराकर आगे बढ़ते हुए सलाम किया, फिर मुसाफा करते हुए कहा, आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको जानता हूँ। आपका नाम अरसलान है और आप चौधरी करामतुल्लाह के किराएदार हैं। चौधरी साहब आपकी बड़ी तारीफ़ें कर रहे थे। मैंने इनकिसार से कहा, मैं एक नाचीज़ बंदा हूँ, किसी तारीफ़ के काबिल नहीं हूँ। अजी आप तो छुपे रुस्तम हैं, बड़े मुल्क से आए हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? ज़रा चाय पीने जा रहा हूँ। क्यों शर्मिंदा करते हैं? महल्लेदारी भी कोई चीज़ होती है। आप हमारे होते हुए दुकान की चाय पियेंगे? वैसे एक बात समझ में नहीं आई, अभी आप अमजद साहिब के मकान से निकल कर आ रहे हैं,
क्या उन्होंने चाय को भी नहीं पूछा? पूछा था। मैंने बहाना कर दिया कि चाय नहीं पीता हूं। रहने दें अरसलान साहब, आप हमसे ज़्यादा अमजद साहब को नहीं जानते। जिससे काम ना निकले उसे पानी को भी नहीं पूछते। क्या आपको ये बात मालूम है? कौन सी बात? यही कि उनकी लड़की किश्वर फातिमा एक लड़के से फंसी हुई है। लड़के का नाम इकबाल अहमद है। दरवाजे के पीछे से खातून की आवाज़ आई, अरे छोड़ें सलमा के अब्बा, कॉलेज जाने वाली लड़कियां ऐसे ही गुल खिलाती हैं। हमने तो अपनी दोनों बेटियों को मशरक़ी तालीम दी है, रोज़े नमाज की पाबंद हैं। जिस घर में ब्याह कर जाएंगी उसे जन्नत बना देंगी। सलमा के अब्बा ने कहा, अरे मियाँ अरसलान, मैं भी सठिया गया हूँ, दरवाजे पर बातें कर रहा हूँ, अंदर आ जाओ, तुम्हें पीने के लिए बेहतरीन सब्ज़ चाय मिलेगी। मैंने पूछा, क्या वाकई आपकी बेटियां रोज़े नमाज की पाबंद और सलीका शुआर हैं? बेशक, ये तो सारा महल्ला जानता है। लेकिन इसी महल्ले के एक मियाँ बीवी जो दूसरी गली में रहते हैं, वो आपकी बेटियों की बुराइयां कर रहे थे। अब मैं उनकी तमाम बातें नहीं बता सकता, मगर वो दावा कर रहे थे कि आपकी बेटियों का रिश्ता कभी नहीं आएगा और वो उम्र भर कुंवारी ही बैठी रहेंगी। वो गुस्से से गालियां देते हुए बोले, वो कौन लोग हैं? ज़रा मुझे उनके नाम और घर का नंबर बताएं। मैंने कहा, बताने से क्या होगा? क्या आप अमजद साहब के सामने किश्वर फातिमा की बुराई करेंगे? मुझे क्या पड़ी है कि मैं उनकी बेटी के ऐप निकालूं और झगड़ा शुरू कर दूं? इसी तरह वो लोग भी आपके सामने आपकी बेटियों के ऐप बयान नहीं करेंगे। वो आपसे मीठे बनकर बोलेंगे, जैसे आप किश्वर के वालिदैन के सामने मिठास से बोलते हैं। वो नागवारी से कहने लगा, क्या तुम हमें ताना दे रहे हो? नहीं, मैं तो समझा रहा हूं। जब तक आप दूसरे की बेटियों पर कीचड़ उछालते रहेंगे, दूसरे भी कहीं से आने वाले रिश्ते को आपके दरवाजे तक पहुंचने नहीं देंगे। इस महल्ले में, हमारे मुल्क में, हमारे माशरे में यही हो रहा है। कहीं कीचड़ उछाली जा रही है और बारात वापस भी जा रही है। कहीं खानदानी गुरूर और बरादरी में झगड़ों के बावजूद कई लड़कियां कुंवारी बैठी हैं। आप बुजुर्गों को दिलों से कदूरत निकाल देना चाहिए, वरना मासूम बेटियां कभी सुहागन नहीं बन सकेंगी। मेरी बात पूरी होने से पहले ही वो अंदर गए, फिर दरवाजे को बंद कर लिया, मुझे गली में तन्हा छोड़ दिया। इस घर की भी सब चाय मेरे होंठों से दूर हो गई। मैं मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ गया। एक होटल में पहुंचकर बैरे को चाय लाने के लिए कहा। फिर किश्वर के बाप के दिमाग में पहुंच गया। वो अपनी बीवी से कह रहा था, हम हकीकत से आंख नहीं चुरा सकते। हमारी बेटी के साथ इकबाल का नाम लिया जाता है। पता नहीं महल्ले वाले कैसे जासूसी करते हुए इकबाल तक पहुंच गए हैं और अब चुपके चुपके बदनाम कर रहे हैं। बीवी ने कहा, आप मर्दों को खानदानी झगड़े बढ़ाने में बड़ी मर्दानगी नजर आती है। आप बेटी के बाप बनकर सोचें, क्या इकबाल के बाप से सुलह नहीं हो सकती? जमशेद ने कहा, अम्मी, आप अब्बू को दुश्मनों के सामने झुकने को कह रही हैं? मैं टूटना जानता हूं, झुकना नहीं जानता। माँ ने कहा, तू बड़ा गैरत वाला है। तेरी बीवी हमें बातें सुनाकर मैके चली गई। वहां जाकर कहती है, हम हाथ जोड़कर उसे लेने आएंगे तो वो आएगी, नहीं तो उसकी जूती भी नहीं आएगी। तू गैरत वाला होता तो उसे आने पर मजबूर करता, मगर हमसे कहता है कि हम जाकर उसे लाएं। जब तू टूटना जानता है, झुकना नहीं जानता, तो ससुराल में क्यों झुकने जाता है? अम्मी, आप कहाँ की बात कहाँ ले जाती हैं? मैंने बाप को बोलने पर मजबूर किया। वो कहने लगा, हम बहू के मैके जाएंगे, हाथ जोड़कर उसे लाएंगे। शर्त यह है कि तू इकबाल के घर जा, उससे दोस्ती कर, उसके बाप को बोल के मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। फिर मैं जमशेद के दिमाग में आ गया, उसे सोचने पर मजबूर किया। अगर मैं इकबाल के घर जाने से इनकार करूँगा तो अम्मी अब्बू कभी मेरी बीवी को मनाकर यहाँ नहीं लाएंगे। बीवी की खातिर बहन के मामले में नर्म पड़ना ही होगा। जमशेद की माँ खुश होकर अपने शौहर से कह रही थी, आप इकबाल के बाप से मिलना चाहते हैं? मेरे लिए इससे बड़ी खुशी कोई नहीं हो सकती। आप यकीन करें, महल्ले के हर घर में लड़कियां देखकर हौल आता है कि हमारी किश्वर भी बैठी न रह जाए। खुदा के लिए आप इसी दानिशमंदाना फैसले पर कायम रहें। वो बोल रही थी और किश्वर का बाप सोच रहा था, मेरे मुंह से बेख्तियार ये बात कैसे निकल गई कि मैं दुश्मन से मिलना चाहता हूँ। शायद खुदा को ये मंजूर है। मेरे अंदर भी ये बेचैनी थी कि पहाड़ जैसी जवान बेटी जल्द अज जल्द अपने घर की हो जाए। अच्छा है, इस तरह पुरानी दुश्मनी खत्म हो जाएगी। मैं इसी फैसले पर अमल करूंगा। मैंने किश्वर के दिमाग में झांक कर देखा। वो दरवाजे की आड़ में खड़ी वालिदैन की बातें सुन रही थी और खुश हो रही थी। मैंने चुपके से कहा, मेरी दुआ है कि तुम्हारा इकबाल बुलंद रहे। वो चौंक गई। उसकी समझ में यही आया कि उसे मेरी दुआ याद आ रही है। वो दिल पर हाथ रखकर दिल ही दिल में बोली, दुआ देने वाले तू मक्के मदीने जाए।
मेरी बहन शाहीना किचन में मसरूफ थी। टेलीफोन की घंटी सुनकर बेटी से बोली, समीना देखो किसका फ़ोन है। समीना ड्राइंग रूम में आई, फिर रिसीवर उठाकर बोली, हेलो। दूसरी तरफ खामोशी रही। उसने पूछा, हेलो कौन है? फिर जवाब नहीं मिला। वो रिसीवर रख कर किचन में आई। शाहीना ने पूछा, कौन था? कोई नहीं था। मैंने 2 बार पूछा, जवाब नहीं मिला तो रिसीवर रख दिया। याद है तुम्हारे फराद मामू ने क्या समझाया था? दुश्मन टेलीपैथी जानने वाले चुपचाप फ़ोन पर आवाज़ें सुनते हैं, फिर दिमाग में पहुंच जाते हैं। इसलिए फ़ोन पर आवाज़ बदल कर बोलने की प्रैक्टिस करो। अम्मी मैंने प्रैक्टिस की थी, मगर मुझसे नहीं होता। लहजा बदल कर बोलना सरासर अदाकारी है, और मुझे अदाकारी नहीं आती। अपनी हिफाजत और सलामती के लिए वो सब कुछ सीखना चाहिए जो तुम्हें नहीं आता। तुम्हारे मामू कहाँ तक हमारी निगरानी करेंगे? अच्छा, मैं फिर कोशिश करूँगी। वो सब्जी काटकर माँ के पास रखती हुई बोली, मैं लिबर्टी मार्केट जाना चाहती हूँ, कुछ किताबें और कैसेट खरीदूंगी। हाँ ज़रूर जाओ, मगर भाई को साथ ले जाओ। वो कामरान के पास आई, उसके हाथ से किताब छीन कर कहने लगी, जब देखो पढ़ते रहते हो या साइंसी तजुर्बात करते रहते हो, चलो मार्केट चलते हैं। कामरान ने उससे किताब छीन कर कहा, अम्मी कहती हैं मुझे पारस भाई और अली भाई की तरह इल्म हासिल करना चाहिए, हुनरमंद होना चाहिए। मैं उनकी तरह हर मैदान का शहसवार बनूंगा। मेरे अच्छे भैया, ज़रूर बन जाना, मगर थोड़ी देर के लिए चलो, अम्मी मुझे तन्हा नहीं जाने देंगी। ठीक है, मैं लिबास तब्दील करके आता हूँ। वो अपने बेडरूम में आ गई। उसने आईने के सामने हल्का सा मेकअप किया, बालों को ब्रश किया, फिर बाहर आकर गैराज से कार निकालने लगी। सामने वाली कोठी की छत पर पारस खड़ा हुआ था। उसने समीना को देखकर सोचा, ये तन्हा कहाँ जा रही है? पापा ने सख्ती से मना किया है कि बच्चे तन्हा बाहर न जाया करें। 1 मिनट के बाद कामरान आकर कार में बैठ गया। समीना ड्राइव करती हुई जाने लगी। पारस को इत्मीनान नहीं हुआ। कामरान 17-18 बरस का था, अपनी बड़ी बहन की खातिर खा हिफाजत नहीं कर सकता था। वो छत से उतरकर नीचे आ गया, फिर कार में बैठकर उसे ड्राइव करता हुआ इहाते से बाहर आ गया। समीना की कार नज़रों से ओझल हो गई थी। वो कार की रफ्तार बढ़ाता हुआ लिबर्टी मार्केट के सामने आ गया। समीना और कामरान नजर नहीं आ रहे थे, पता नहीं कहाँ निकल गए थे। पारस ने एक जगह कार रोकी, फिर अपनी कलाई की घड़ी की चाबी जरा बाहर खींचकर उसे मखसूस अंदाज में घुमाने लगा। मैं ख्यालखानी में मसरूफ था। अपनी रिस्ट वॉच से अलार्म की हल्की सी आवाज़ सुनकर दिमागी तौर पर हाजिर हो गया। अपनी रिस्ट वॉच के मखसूस अलार्म को सुनकर समझ गया कि बेटा बुला रहा है। मैंने उसके पास पहुंचकर पूछा, खैरियत तो है? आपने फुप्पी को ताकीद की थी कि बच्चों को लिबर्टी मार्केट से आगे ना जाने दें। अभी समीना बाजी कामरान के साथ कार में कोठी से निकली थी। मैं ताक़ुब करने के लिए लिबर्टी मार्केट तक आया हूँ, लेकिन वो दोनों नज़र नहीं आ रहे हैं। मैं अभी मालूम करता हूँ। मैं समीना के पास पहुँच गया। वो इकबाल टाउन से गुजरती हुई मुल्तान रोड की तरफ जा रही थी। उसके चोर ख्यालात बता रहे थे कि वो माँ से झूठ बोलकर आई है और अब पता नहीं क्यों मुल्तान के रास्ते पर ठोकर नामी कस्बे की सम जा रही है। मैंने पारस के पास आकर कहा, मुल्तान रोड की तरफ जाओ, वो और कामरान ट्रैप किए जा रहे हैं। पापा, मैं पहली बार लाहौर आया हूँ, मुल्तान रोड का रास्ता नहीं जानता हूँ, फिर भी लोगों से पूछता हुआ पहुँच जाऊँगा। आप समीना बाजी के पास जाएं। मैं सोच के ज़रिए समीना को मुखातिब करता तो दुश्मन ख्यालखानी करने वाला मेरी मौजूदगी से होशियार हो जाता, फिर वो समीना और कामरान को नुकसान पहुँचा सकता था। मैंने दुश्मन को खुशफहमी में रखा कि फरहाद और उसके दूसरे ख्यालखानी करने वाले दीगर मामलात में मसरूफ़ हैं और समीना के अगवा से बेखबर हैं। इसी तरह मैं उन दोनों पर नज़र रख सकता था। मैंने कामरान के ख्यालात पढ़े। वो सोच रहा था, बाजी मुझे कहाँ ले जा रही हैं? मैं बाजी से बार बार पूछने की कोशिश करता हूँ, मगर जाने क्या बात है कि नहीं पूछ पा रहा हूँ। इसका मतलब ये था कि वहाँ 2 दुश्मन ख्यालखानी करने वाले थे। दूसरे ने कामरान के दिमाग को अपने काबू में रखा था। मैंने पारस के पास आकर देखा, वो ट्रैफिक पुलिस के एक सिपाही को लिफ्ट देकर फिल्म स्टूडियो की तरफ ले जा रहा था। इस तरह वो मुल्तान रोड पहुंच गया। मैंने कहा, इसी रास्ते पर सीधे ठोकर की सम चलते जाओ। वो सिपाही को फिल्म स्टूडियो के सामने उतारकर तेजी से ड्राइव करते हुए समीना की कार तक पहुंचने की कोशिश करने लगा। उस रास्ते पर कई किलोमीटर ड्राइव करने के बाद समीना ने एक जगह कार रोक दी। उस कार के सामने एक सुजुकी वैगन खड़ी हुई थी। समीना और कामरान सहरज़दा होकर कार से उतरकर वैगन की तरफ जा रहे थे। मैंने उनके ज़रिए वैगन का नंबर पढ़ लिया। वहाँ 3 अफराद थे। उन्होंने समीना और कामरान को अंदर बिठाया, फिर एक एक सिरिंज निकाली। वो दोनों को इंजेक्शन लगाना चाहते थे। मैंने दोनों को जिद्दोजहद पर मजबूर किया, लेकिन समीना को संभाला तो कामरान को इंजेक्शन लगा दिया गया।
कामरान को बचाने आया तो समीना के बाजू में सुई चुभो दी गई। दूसरे ही लम्हे वो बेहोश हो गए थे। मैंने पारस को वैगन का नंबर बताकर कहा, तुम करीब पहुंच रहे हो, रफ्तार और बढ़ाओ, मैं अभी आता हूं। मैंने एक तंजीम वाले हाकिम के पास आकर कहा, तुम्हारे एक बड़े सरमायादार की मेडिकल लेबॉरेटरी आधे घंटे बाद बम के धमाके से तबाह हो जाएगी। उसे बचाना चाहते हो तो अपने ख्याल खानी करने वालों से कहो मेरी भांजी और भांजे समीना और कामरान को वापस घर पहुंचा दें। हाकिम ने कहा, हमारा कोई ख्याल खानी करने वाला तुम्हारे किसी रिश्तेदार? मैंने सख्त लहजे में कहा, यू शट अप। जब तक समीना और कामरान वापस नहीं मिलेंगे हर आधे घंटे बाद एक मिल या फैक्ट्री तबाह होती रहेगी, दैट्स ऑल। मैंने बड़े मुल्क के एक आला अफसर से कहा, फौरन सुपर मास्टर या जॉन लमूटा से रब्ता करो, उनसे कहो मेरे दुश्मन ख्याल खानी करने वालों ने मेरे 2 रिश्तेदारों को अगवा कर लिया है और मेरे दुश्मन टेलीपैथी जानने वाले बड़े मुल्क में हैं। मैंने तंजीम वालों को वार्निंग दी है, तुम लोगों को भी वार्निंग देता हूं। घड़ी देखो, अगर आधे घंटे के अंदर मेरे दोनों अजीज घर वापस ना आए तो तुम्हारा एक आला फौजी अफसर खुदकुशी कर लेगा। जब तक दोनों की वापसी नहीं होगी तब तक हर आधे घंटे बाद तुम्हारे यहाँ की आला शख्सियात यके बाद दिगरे खुदकुशी करती रहेंगी। उस फौजी अफसर ने कहा, ये तो ज्यादती है, ये शरारत तंजीम वालों ने। मैंने कहा, शट अप, ज्यादा ना बोलो। बड़े मुल्क के अकाबरीन और तंजीम वाले अकाबरीन आपस में फैसला करें, मौत और तबाही या जिंदगी और सलामती। उस फौजी अफसर ने सुपर मास्टर होलीमैन को मेरी वार्निंग सुनाई। सुपर मास्टर ने जॉन लमूटा को बुलाया और उसे मेरी वार्निंग सुनाई। लमूटा ने तंजीम वाले हाकिम के दिमाग में आकर कहा, तुम अपनी मुसीबत हमारे सर क्यों डालते हो? तुमने फरहाद के अजीज़ों को अगवा क्यों कराया है? हमने किसी को अगवा नहीं कराया है। डिटाई की एक हद होती है, हर धर्मी करते रहोगे तो हमारे तुम्हारे अहम ओहदेदारान बेमौत मारे जाएंगे। हमें बहुत से मामलात का इल्म नहीं होता, उसने जवाब दिया। शायद गोल्डन प्रिंस ने अगवा कराया हो, हम उनसे बात करेंगे। तुम्हारे बातें करने तक आधा घंटा गुजर जाएगा। तुम फरहाद से रब्ता करो, उससे वादा करो कि उसके अजीज़ों को हम ढूंढ निकालेंगे। मैं सोसाना और जिब्राइल से कह रहा था, तुम्हारी लिस्ट में वहाँ की जितनी बड़ी मिलें और फैक्ट्रियाँ हैं उनमें से एक बड़ी मिल को 20 मिनट के बाद तबाह कर दो। जिब्रील ने कहा, मैं इस काम के लिए तन्हा जाऊंगा। सोसाना यहाँ अली तैमूर की निगरानी करेगी। वो तनवीमी नींद में है, बेदार होने के बाद उसे अपनी असलियत और पिछली ज़िंदगी याद आ जाएगी। मैंने लैला को मुखातिब करके पूछा, अली पर अमल करते वक्त कोई मुदाखलत तो नहीं हुई थी? वो कहने लगी, हम मुतमईन हैं। मेरे अमल के वक्त सुल्ताना और सलमान उसके दिमाग में छुपे हुए थे। कोई दुश्मन ख्याल खानी करने वाला अली के अंदर छुपा हुआ नहीं था। चलो अच्छा है, तुम अभी जिब्रील के पास रहोगी, वो एक मिशन पर जा रहा है। कोई गड़बड़ हो तो मुझे इत्तला देना। सुल्ताना से कहो वो सोसाना के पास रहे। उसी वक्त मैंने पराई सोच की लहरों को महसूस किया और सांस रोक ली। फिर दूसरी बार सांस लिया तो वही सोच की लहरें वापस आईं। मैंने पूछा, कौन हो तुम? मैं जॉन लमूटा हूँ। आपकी ये बात दुरुस्त है कि आपके दुश्मन टेलीपैथी जानने वाले बड़े मुल्क में और तंजीम वाले मुल्क में हैं। हम कसम खाकर कहते हैं कि ये तंजीम वालों की शरारत है। उनकी सज़ा हमें ना दें, हमारे किसी बेगुनाह ओहदेदार को मौत की सज़ा ना दें। साबित कर दो कि ये तंजीम वालों की शरारत है या मेरे अजीज़ों को घर वापस पहुंचा दो। साबित करने या अजीज़ों को ढूंढ निकालने के लिए बहुत कम वक्त दिया है आपने, और अब तो 15 मिनट रह गए हैं। हमें तंजीम वालों से निमटने के लिए कम से कम 4 घंटों की मोहलत दो। घड़ी देखो, मैं मज़ीद 1 घंटे की मोहलत दे रहा हूँ, अब जाओ। मैंने सांस रोक ली। वो दिमाग से निकल गया। मैं सोचने लगा, किसी बेगुनाह को सज़ा नहीं देना चाहिए। आखिर किस मुल्क के ख्याल खानी करने वाले मेरे खिलाफ ऐसा करने की जुर्रत कर रहे हैं? मुझे याद आया, 2 दिन पहले चौधरी हाकिम अली हाकिम जॉन स्मिथ से मिलने लंदन गया था। उन दोनों से कुछ मालूम हो सकता था। मैं चौधरी के पास गया। वो एक महंगे होटल में एक महंगी कॉल गर्ल और महंगी शराब से अपना दिल बहला रहा था। उसके इत्मीनान से जाहिर था कि उसे उसकी सलामती की खातिर खास जमानत दी गई है। उसके चोर ख्यालात ने बताया कि जॉन स्मिथ ने यकीन दिलाया है कि 2-3 दिन में पाकिस्तान से फरहाद के कदम उखड़ जाएंगे और वो चौधरी के किसी मुल्क या गैर मुल्की बैंक अकाउंट पर हाथ नहीं डाल सकेगा। चौधरी ने पूछा, ऐसे क्या इक़दाम किए जा रहे हैं कि ज़बरदस्त कहलाने वाला फरहाद मैदान छोड़कर भाग जाएगा? स्मिथ ने कहा, ये ना पूछो, मैं कुछ बताऊंगा तो फरहाद को मालूम हो जाएगा कि उसके खिलाफ कैसी चालें चली जा रही हैं, क्योंकि वो तुम्हारे दिमाग में आता रहता है। जॉन स्मिथ को खुशफहमी थी कि मैं उसके दिमाग में नहीं आता हूँ। मैंने उसके ख्यालात पढ़े हैं।
پتہ چلا ایک تنظیم والا خیال خانی کرنے والے نے اس سے رابطہ کیا تھا اور اسے یقین دلایا تھا کہ فرات آئندہ کسی صنعت کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ گولڈن برینز ایسی چالیں چل رہے ہیں کہ فرات مجبور ہو کر صرف پاکستان نہیں چھوڑے گا بلکہ اپنے دونوں انسانی روبوٹ کو بھی تنظیم والے ملک سے واپس بلا لے گا۔ جان اسمتھ نے پوچھا، تمہارے گولڈن برینز آخر کیا کرنے والے ہیں؟ خیال خانی کرنے والے نے کہا، مسٹر اسمتھ یہ نہ پوچھو، فرات کسی ذریعے سے تمہارے دماغ میں آ کر بہت کچھ معلوم کر لے گا، پھر ہمارے منصوبوں کو ناکام بنا دے گا۔ ذرا صبر کرو، جلد ہی بہت کچھ سامنے آ جائے گا۔ فرات نے پہلے کبھی ایسی مات نہیں کھائی ہوگی۔ یہ خیالات پڑھ کر یقین ہو گیا کہ تنظیم والوں نے میرے خلاف یہی چال چلی ہے۔ میری بہن کے بچوں کو اغوا کر کے مجھے کمزور اور بے بس بنا رہے ہیں۔ اگر میں ضد میں آ کر سمینہ اور کامران کی سلامتی کو خطرے میں ڈالتا، کامران کی جان جاتی یا سمینہ کی عزت جاتی، تو میں بہن کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتا۔ میں پارس کے پاس آ گیا۔ وہ سوزوکی ویگن کے پاس کھڑا تھا جس میں سمینہ اور کامران کو وہ لے جا رہے تھے۔ اس نے کہا، پاپا شاید انہیں پتہ چل گیا تھا کہ میں تعاقب میں ہوں۔ انہوں نے میرے پہنچنے سے پہلے گاڑی بدل دی ہے۔ پتہ نہیں کس گاڑی میں لے گئے ہیں۔ میں کئی کلومیٹر آگے جا کر دیکھ کے آیا ہوں۔ بیٹے وہیں کسی آبادی میں رہو۔ سمینہ اور کامران کو جو ہی ہوش آیا، میں معلوم کرنے کی کوشش کروں گا کہ وہ کہاں پہنچائے گئے ہیں، پھر میں آ کر تمہیں بتا دوں گا۔ میں اپنی جگہ حاضر ہو گیا، پریشانی سے سوچنے لگا، کیا شاہینہ کو بچوں کے اغوا کی اطلاع دینا چاہیے؟ مجھے معلوم تھا کہ وہ رو رو کر اپنا برا حال کر لے گی۔ اس کے باوجود یہ بات زیادہ دیر چھپائی نہیں جا سکتی تھی۔ آخرکار اسے معلوم ہونا ہی تھا۔ میں بہن کو بتانے سے پہلے ایک بار سمینہ اور کامران کے پاس گیا۔ وہ بے ہوش تھے، ان کے دماغ سے کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ میں مجبور ہو کر بہن کے پاس گیا، پھر ایک دم سے اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ وہ بھی بے ہوش تھی، نہ آنکھ کھول سکتی تھی، نہ میں اس کے ذریعے کچھ دیکھ سکتا تھا۔